हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश दुबे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अविनाश दुबे वॉइस में। दोस्तों, आज जो है हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो इसके पहले चैप्टर को हमने जो पढ़ाया था, भारतीय संविधान का विकास एवं उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान का टॉपिक है, वो बेस है पहला चैप्टर। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान की विशेषताएं, ये दोनों मानिए तो संविधान का एक बेस है। इस दोनों को अगर आप देखेंगे तभी आगे की चीज़ें आपको क्लियर हो पाएगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारा पहला वीडियो देखिए, भारतीय संविधान का विकास और एवं उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो उसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं, आइए उसको हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इस लेसन में हम कवर करेंगे। तो पहला जो है टॉपिक कवर करेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, इसके पहले दोस्तों मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, पृष्ठभूमि की। जो ये भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं जो लेसन है, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बताऊंगा कि संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ और संविधान की विशेषताएं किस प्रकार थी। तो उसके बाद हम संविधान सभा का ये गठन करेंगे। उसके अनुसार जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या बातें कही गई। फिर दूसरा टॉपिक इस चैप्टर में हम देखेंगे संविधान सभा की कार्यविधि, प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव को देखेंगे, जो कि संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं इसकी। तो उसके आगे हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन, जो कि 3 परिवर्तन हुए थे। उसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, जैसे कि किस सन में क्या अपनाया गया। ये सब मुख्य टॉपिक हैं। उसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां, बड़ी समितियां, उसके अध्यक्ष कौन थे, छोटी समितियां उसके अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रारूप समिति, जिसको आप कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रारूप समिति, जिसको B.R. अम्बेडकर ने सौंपा था संविधान सभा के सामने। तो इसको हम पूरा क्लियर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से थे, इसको हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, वो है संविधान सभा के वाचन। संविधान सभा जो सदस्य थे वो 3 बार वाचन करते हैं, तो किस किस डेट में वाचन उन्होंने किया, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम संविधान की विशेषताएं हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे विशेषताएं में सबसे लंबा लिखित संविधान को हम देखेंगे। उसके बाद विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया किस देशों से क्या क्या संविधान के अंतर्गत। हमारा दोस्तों संविधान जो कि बहुत बड़ा है, और ये बहुत से देशों का संविधान को पढ़कर उसमें जो जो प्रमुख बातें थी उसको अपने संविधान में हमने लिखा और जोड़ा। और हमारे संविधान सभा के लोग जो हैं इन चीज़ों को संविधान में आगे जोड़ें, तो उसको हम जानेंगे किन किन देशों से क्या क्या लिया गया। जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया, USA से क्या लिया गया,
कनाडा से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, इस सब को हम जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान से हमारे संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, इसको हम अच्छे से जानेंगे। और आंतरिक स्रोत अपने देश के जो है भारत शासन अधिनियम 1935 जो मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो आंतरिक स्रोत को भी हम पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम, और बाह्य स्रोत जो कि अन्य देशों से ग्रहण किया गया था, उन चीज़ों के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और आगे देखिए, जो कि हमारा 7वां टॉपिक है, कवर करेंगे हम भारतीय संविधान की नम्यता एवं अनम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी इन फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारा संविधान कितना लचीला और कितना कठोर है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। और हमारा 8वां टॉपिक है एकल नागरिकता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिटीजनशिप, जिसको आप, हमारे देश में एकल नागरिकता है, उसके अंतर्गत हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे 9वां स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका को हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 10वां टॉपिक पढ़ेंगे हम संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब टॉपिक जो है दोस्तों, ये इस चैप्टर के अंतर्गत हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे मूल अधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, और नीति निदेशक तत्व को जानेंगे कि इसमें इसकी भूमिका क्या है, किस तरह से जोड़ी गई। फिर इस पे हम प्रॉपर लेसन भी आगे चल के अच्छे से इसको कवर करेंगे, जो कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। अभी हम बेसिक इसका जानेंगे। फिर 13वां टॉपिक है त्रिस्तरीय शासन, 3 टायर गवर्नेंस को हम जानेंगे, 3 स्तरीय जो शासन किस प्रकार से बनाया गया। फिर नेक्स्ट आपदा उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन को हम पढ़ेंगे। और आखिरी जो है पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसको सेकुलर स्टेट, इसको हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे कंपटीशन से रिलेटेड। और उसके बाद आखिरी में हम आपसे 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप बढ़िया से हमारी बातों को सुनेंगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तब वो आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, जो मैं आखिरी में करूँगा। तो इस तरह से दोस्तों जो है, इतने टॉपिक जो है इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। लगभग 1 घंटे का ये वीडियो रहेगा। इसको आप ध्यान से सुनिए हमारी बातों को, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हमारे इस चैनल पे जो भी कोर्स डले हैं उसको आप सिर्फ ध्यान से सुनना है। और मैं पॉइंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको लिख देता हूँ, इसको आप देखें। और इसके ऊपर मैं जो विश्लेषण करता हूँ, जो एक्सप्लेनेशन करता हूँ, उसको सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को बनाने का पर्पज़, या हमारे कोर्स को कौन कौन से हमारे ऑडियंस देख सकते हैं, आप, मैं आपको बता देता हूं। जो यूपीएससी की तैयारी करते होंगे छात्र, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, या स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, सीपीओ हो, यूजीसी नेट वाले हो, यूजीसी नेट वाले भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। या टीचर का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, वो भी इसको देख के आप लाभ उठा सकते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो। तो ये हमारे टारगेट ऑडियंस हैं। और इसमें क्लास 6 से लेके 12 तक के जो विद्यार्थी हैं, जो एनसीईआरटी से सिविक्स और पॉलिटी पढ़ते हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको जो हम शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर और ये सिलेबस जो है दोस्तों, हम एनसीईआरटी की बुक
और अपने नोट्स और लक्ष्मीकांत की बुक, ये तीनों से हमने ये सब्जेक्ट को तैयार किया है। तो आप इसको पढ़ें, इसमें सारी चीज़ें हमने जो है कवर किया है। इसको सुनने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि को जानते हैं कि जो हमारे संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। इसको तो हम थोड़े से पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 1934 में वामपंथी नेता एम एन रॉय द्वारा रखा गया। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम एन रॉय द्वारा रखा गया। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। तो 1938 से बाद जो है शुरू हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन, जिसको सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। लीग द्वारा इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम लीग जो है दो देशों की डिमांड कर रही थी, भारत का विभाजन की मांग कर रही थी, जो कि भारत जो है दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो। इसलिए जो है मुस्लिम लीग जो है उसको अस्वीकार कर रही थी। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी संविधान के पीछे, संविधान बनने के पीछे की कुछ चीज़ें बेसिक। और आइए अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक दोस्तों हमारा क्या है? संविधान सभा का गठन। आइए देखते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। तो आइए अब देखते हैं जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या चीजें कही गई। जो कैबिनेट मिशन भारत में आया उसके अनुसार क्या चीजें थी, उन्होंने क्या बातें रखी। तो उन्होंने जो है कहा, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी चाहिए थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। ये हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार की बातें समझ रहे हैं। कैबिनेट मिशन
योजना के अनुसार क्या क्या चीजें हुई। तो 296 सीटों में, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि संविधान सभा में कुल 389 सीट थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत जो हैं 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थी, जिसमें से 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बालूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से किया जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य, मुस्लिम और सिख के अलावा को उनको सामान्य कहा गया, में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था, जो कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी तरीके से किया जाता है। तो देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें और मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूह को प्राप्त हुई। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से सुने। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली। 208 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल किया और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर जीत मिली और 15 अन्य सीटों को जीत मिली। तो संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। तो इस तरह से दोस्तों जो है हमारा पहला टॉपिक की समाप्ति हुई और हम नेक्स्ट टॉपिक जो है संविधान सभा की कार्यविधि को समझेंगे। संविधान सभा की कार्यविधि, प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आइए इसको देखते हैं। संविधान सभा की कार्यविधि। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये दोस्तों हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जो संविधान सभा की किस तरह से कार्य करने की विधि बनाई गई थी, इसको आइए हम समझते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 1946 को हुई। पहली बैठक। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर से मैं इस सेंटेंस को रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है इससे रिलेटेड, खासकर वनडे में। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था, तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आइए हम उद्देश्य प्रस्ताव को देखते हैं। उसके अंतर्गत संविधान सभा की कार्यविधि के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा के समय, तो आइए उसको मैं देखता हूं। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें इस प्रकार था। तो संविधान सभा में कौन कौन लोग किस किस पद पर हैं, इसको जान लेते हैं। तो स्थायी अध्यक्ष जो है, जिनको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। उपाध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था संविधान सभा का। और संवैधानिक सलाहकार जो है बी.एन. राव को बनाया गया था। तो भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, जिसको हम विधि के समझ समता के अंतर्गत समझते हैं, विचार एवं अभिव्यक्ति, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेंगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकार का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। तो इस तरह से जो है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान सभा ये भी कवर हुआ। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जो हुए परिवर्तन, 3 परिवर्तन, उसको हम जानते हैं। दोस्तों, हमारी जो है बातों को आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको बहुत लाभ होगा। एक स्टोरी के रूप में कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरे लेसन के प्रति। इसको, हमारे बातों को ध्यान से सुने और हमारे वीडियो को पूरा देखें। हमारे वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से आपका कुछ बाकी नहीं रहेगा। चाहे कितना बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी आईएएस ही क्यों ना हो, आपके प्री और मेंस में जो जीएस के जो दूसरा पेपर होता है संविधान राज्य व्यवस्था का, वो भी आप कवर कर पाएंगे। इसको सब्जेक्टिव रूप में लिख भी पाएंगे। तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहें। और जो वनडे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो उनको
हमारी बातें इस वजह ध्यान से सुननी है कि जो फैक्ट वो रटते हैं वो फैक्ट आसानी से याद होता नहीं है। कुछ देर के लिए याद होता है, फिर 10 दिन बाद आप भूल जाते हैं। तो अगर आप स्टोरी के रूप में इसको अगर सुनेंगे तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो हम टॉपिक शुरू करने वाले थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन। 3 परिवर्तन हुए थे। ये जब कानून लाया गया, जिसके पहले चैप्टर में हम पढ़े थे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन, जो तो उसकी आगे की बातें हैं, उसमें अंतर्गत 3 परिवर्तन किए गए। ये जानते हैं 3 परिवर्तन क्या क्या किए गए। तो प्रथम परिवर्तन जो किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा, तो प्रथम था संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा परिवर्तन किया गया था, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण तथा दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण। पहला कार्य संविधान निर्माण और दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण। तो दूसरे में ये परिवर्तन हुआ था। तीसरा तीसरा जो परिवर्तन हुआ था, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। तीसरे में परिवर्तन ये हुआ, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। तो ये बातें थी। नेक्स्ट टॉपिक, तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य में आप किस सन में, मैं लिख दिया हूं सन है, और क्या उस सन में अपनाया गया, ये बातें आप सुन लें, क्योंकि वनडे एग्जाम में ये चीजें पूछती है। तो संविधान सभा द्वारा किया गया कार्य में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण किया गया। 1949 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण की गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को 2 चीजें अपनाई गई, एक राष्ट्रीय गान और एक राष्ट्रीय गीत। दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और तीसरा, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ। जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने, उनका भी चुनाव 24 जनवरी 1950 को हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में हमारा संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा संविधान जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। तो संविधान सभा की उसमें कुल बैठक 11 हुई थी, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कितने देशों से लिया गया, तो 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप में 114 दिनों तक विचार हुआ। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। इसके प्रारूप को 114 दिनों तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुए आम चुनावों के बाद
बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। तो ये भी समाप्त हुआ संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां। कौन कौन सी समितियां बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां, जो समितियां बनाई गई थी संविधान सभा द्वारा, कौन कौन से कार्य कौन कौन करेगा, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो उसको हम जानेंगे। तो इसमें दो प्रकार की समितियां बनाई गई थी, एक बड़ी समिति और एक छोटी समिति। तो बड़ी समिति को हम देखेंगे, फिर अध्यक्ष उसके जानेंगे, फिर आखिरी में हम छोटी समिति और उसके अध्यक्ष जानेंगे। तो आइए बड़ी समितियों के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी समिति बड़ी बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए थे। तो संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। प्रारूप समिति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्रारूप समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन हैं, तो B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बनाए गए थे। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया गया था। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया था। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये थे बड़ी समितियां। अब हम छोटी समितियां और उसके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो छोटी समितियां कौन कौन सी थी? संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष GV मावलंकर को बनाया गया था। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी को बनाया गया था। डॉक्टर KM मुंशी। सदन समिति, इसके अध्यक्ष पट्टाभी सिद्धारमैया को बनाया गया था। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये भी छोटी समितियां भी समाप्त हुई। अब हम जो है प्रारूप समिति, इसको पढ़ते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राफ्टिंग कमेटी इसको कहा जाता है, जो कि B.R. अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया था। तो आइए जानते हैं इसको। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र
पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का पुनः निर्वाचन बंबई से हुआ। तो ये प्रारूप समिति को हम जान गए। अब हम जो है प्रारूप समिति के सदस्य के को जानने, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे। हैं? तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। पहले सदस्य थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। एन गोपाल स्वामी अयंगर दूसरे थे। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा थे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवा थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठवें थे एन माधव राव। इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। बी एल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पे एन माधव राव को बनाया गया था। और सातवें और आखिरी टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात इनको बनाया गया था मेंबर, डीपी खेतान के मृत्यु के पश्चात। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टीटी कृष्णमचारी। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ये बढ़ते हैं। ये भी प्रारूप समिति भी समाप्त हुआ। अब हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है संविधान सभा के वाचन। तो संविधान सभा जब बैठती थी दोस्तों, तो 3 बार उसके वाचन हुए। आइए जानते हैं। प्रथम वाचन कई बार एग्जाम में पूछ देता है। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। पहला वाचन। द्वितीय वाचन जो हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। दूसरा वाचन जो हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा जो वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो तीसरे वाचन में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। तृतीय वाचन के दौरान ही अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। तृतीय वाचन के दौरान ही अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। 1949 में 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, के पश्चात लागू किया गया। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने के पश्चात लागू किया गया। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। और आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आइए देखते हैं। संविधान की विशेषताएं, इसको अब हम देखेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर वनडे एग्जामों में भी और सिविल सर्विस के एग्जाम जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम अब संविधान के निर्माण की बातें जान गए।
अब हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में यही था। तो आइए विशेषताओं के बारे में जानते हैं हम। सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या थी। जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान था, हैं, ये उसकी विशेषताएं थी सबसे बड़ी। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे लंबा लिखित संविधान, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस संविधान की विशेषताएं दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या विशेषताएं थी, और इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में जो पहले से संविधान बनाई गई थी स्वतंत्रता के पहले, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग, 4 क, जो कि मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है, और 14 क अधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, और 9 क, ये मैं भागों की बात कर रहा हूं दोस्तों। जो संविधान में 22 भाग हैं, उसमें शुरू में इतने थे, बाद में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या भागों में जोड़ा गया है, तो 4 क जोड़ा गया है, 14 क, जो कि अधिकरण अभी हम पढ़े थे, और 9 क नगर पालिकाएं जिनको कहा जाता है, वो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 9 भाग 9 ख, इसमें सहकारी समितियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, वो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2011 में जोड़ा गया है। जबकि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य की एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निरसित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। अब कुल भागों की संख्या 25 है। आज की डेट में हमारे भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। जैसे आप जान रहे हैं कि भाग 22 ही है, आंसर भी आपको 22 ही लगाना है। अगर ऑप्शन में 25 हो तभी आप 25 लगाएं। जिस तरह से आप जोड़ा गया है आप उसको देखें, जैसे 4 क ख ग इस तरह से करके जोड़ दिया गया है, तो अभी भी 22 ही ऑप्शन में देता है। तो वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग, 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। इसके व्यापक व विस्तृत होने की प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक व कुछ विशेष राज्यों, जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो आइए अब हम सबसे लंबा लिखित संविधान इस टॉपिक को कवर कर लिए। अब हम जो है सेकेंड टॉपिक संविधान की विशेषताएं के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसा हम जानते हैं कि आंतरिक स्रोत से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें जोड़ी गई। आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे संविधान सभा के लोग जो हैं 60 देशों का संविधान से कुछ ना कुछ लिया है। तो आइए जो है प्रमुख जो देशों से क्या क्या लिया गया है उसको हम
पढ़ेंगे। और हमारे देश में जो है अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें ली गई, हमारे संविधान में क्या क्या चीजें जोड़ी गई। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया। तो संविधान के ढांचे के निर्माण को स्रोतों की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। तो आंतरिक जो स्रोत के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम के द्वारा बहुत चीजें जोड़ी गई, और बाह्य स्रोत के अंतर्गत अन्य देशों से जो चीजें हैं उसको जोड़ी गई। तो संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिगृहित की गई है। न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, ये दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि जो है, आपको चीजें मैं एक बार और बता दे रहा हूं जिससे क्लियर, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। हम आपको बता दिए कि जो है एक आंतरिक स्रोत से लिया गया, भारतीय संविधान में बहुत चीजें जुड़ी हैं, और बाह्य स्रोत। तो अभी हम आंतरिक स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमारे संविधान में जोड़ी गई। तो आइए देखते हैं। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिगृहित की गई। न्याय क्या क्या लिया गया भारत शासन अधिनियम से, हैं, जैसे न्यायपालिका को जोड़ा गया, अध्यादेश, जो अध्यादेश लागू होता है, कैग, सीएजी कैग, लोक सेवा आयोग, जो आप आज आईएएस का पेपर कराया जाता है, लोक सेवा आयोग, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया। आपात उपबंध, जो इमरजेंसी लागू होती है जैसे वो, और प्रशासनिक विवरण आदि जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इतनी चीजें जो हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो संविधान निर्माण में जो है दोस्तों ये आंतरिक स्रोत से लिए गए चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, भारत शासन अधिनियम 1935। अब जो है हम बाह्य स्रोतों, जो जैसे जो है अन्य देशों से क्या क्या चीजें ली गई, हमारे संविधान में क्या क्या चीजें, नियम और कानून को जोड़ा गया, आइए इसको देखते हैं। तो संविधान निर्माण में अनेक देशों से जो चीजें ग्रहण किए गए उसको हम इस तरह से जानते हैं। जैसे पहला जो है ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिए, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है ब्रिटेन से रिलेटेड और अमेरिका से रिलेटेड, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जानेंगे ब्रिटेन से क्या क्या चीजें हमारे संविधान में जोड़ी गई। तो ब्रिटेन से दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख। तो इतनी चीजें जो है ब्रिटेन से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो अब दूसरा जो है यूएसए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया। तो अमेरिका से मूल अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब चीजें जो हैं ये अमेरिका से ली गई हैं। अब जो है नेक्स्ट हम कनाडा से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन, संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन है वो भी कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है, ये भी कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो नेक्स्ट आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ चुका है। राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। और क्या क्या चीजें आयरलैंड से लिया गया है,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, जो राज्यसभा में आप देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, वो भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, तो मैं आयरलैंड को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या क्या लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। तो इतना चीज आयरलैंड से लिया गया है। अब दक्षिण अफ्रीका को हम देखते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या चीजें ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। राज्य तथा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। अब नेक्स्ट, फ्रांस। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीजें ली गई। समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या चीजें ली गई। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल जब लगता है तो मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है, ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया। और आखिरी जो है पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम रूस कहते हैं आज की डेट में, पूर्व सोवियत संघ आज की डेट में उसको रूस कहते हैं। तो उसके क्या क्या लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य लिया गया पूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है ये पूर्व सोवियत संघ से संविधान से लिया गया। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम जान गए कि जो है बाहरी स्रोतों से क्या क्या चीजें हमारे संविधान में जोड़ी गई हमारी संविधान सभा द्वारा। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। भारतीय संविधान में जो अन्य अन्य चीजें अन्य अन्य देशों से जोड़ी गई उसको हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि हमारे संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी तथा कठोरता कितनी है हमारे संविधान में जो है। आइए शुरू करते हैं। तो भारत का संविधान न तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का समन्वित रूप है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 जो कि आप जान रहे हैं संविधान संशोधन इसके अंतर्गत होता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संविधान संशोधन के प्रावधान हैं। पहला, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत किसको कहते हैं। कुल सदस्यों के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत मतलब दोस्तों कुल सदस्यों के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत अगर होगा तो वो संसद में विशेष बहुमत माना जाएगा। दूसरा, विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन। तीसरा, इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं।
तो इतनी चीज़ें जो है लचीला और कठोर जो हमारे संविधान है उसके बारे में थी। और नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है हम एकल नागरिकता, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुने। तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा अब हम जानते हैं किस किस तरीके से हम जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म द्वारा, अगर आप भारत में जन्मे हैं तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंश क्रम द्वारा, अगर आपका कोई पूर्वज यहाँ रहा हो। रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा जैसे अदनान सामी दोस्तों, पाकिस्तान का जो था गायक, वो अब इंडिया की नागरिकता इसी देशीयकरण के द्वारा उसने प्राप्त किया है। और भूभाग के सम्मिलित द्वारा, जैसे कोई भी भूभाग जो है भारत के राज्य और देश में शामिल कर लिया जाए तो वहाँ के जो निवासी हैं वो भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो एकल नागरिकता भी समाप्त हुआ। उसके अंतर्गत ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको भी जान लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। इसी को दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क कहा जाता है, मताधिकार। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये दोस्तों फैक्ट, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसको पूछ चुका है। जो वर्ष 1989 में 61 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटा के अब 18 साल के लोग भी वोट दे सकते थे चुनाव में। तो इस तरह से ये भी टॉपिक खत्म हुआ, एकल नागरिकता। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, एन इंडिपेंडेंट एंड फेयर जुडिशरी। तो भारतीय संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो भारत में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। जैसे जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, स्टेट में हाई कोर्ट होता है, और जो इनका जो संघ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है जो कि सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है। वहाँ आपके आखिरी केस की सुनवाई हो सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक है। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, उसका सबसे प्रमुख कार्य जो है वो नागरिकों के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट है, उसकी रक्षा करता है
और उसके साथ साथ संविधान का संरक्षक भी है। जो संविधान के नियम और उसके उल्लंघन से कोई भी कानून अगर संसद बनाती है या कुछ भी होता है तो उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है दखल देती है, जिसको आप पढ़े हैं न्यायिक पूर्वानुलोकन। क्या है न्यायिक पूर्वानुलोकन? आपने पढ़ा था कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन उसको कहते हैं। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर संसद द्वारा अगर गलत कानून बनाया गया है, अगर वो संविधान के नियम का पालन नहीं करता है तो उसको निरस्त कर सकती है। तब चलिए ये भी समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट जो 10वां टॉपिक है इस चैप्टर का, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, इसको देखते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक ओर न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन संशोधन कर सकती है। तो इसमें दोस्तों जो है संसद की संप्रभुता को दिखाया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों आपस में कैसे समन्वय करता है उसको दिखाया गया है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। तो यही था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11वां टॉपिक जो है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है, जो विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। संसदीय लोकतंत्र का आशय यह भी है कि संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन हो। नेक्स्ट टॉपिक ये भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निदेशक तत्व। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। इनकी संख्या वर्तमान में 6 है मूल अधिकार। उसके बाद नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। नीति निदेशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51, 36 से लेके 51 में उल्लिखित है। और हमारा मूल कर्तव्य जो है का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। पहले स्वतंत्रता से पूर्व इसका कोई उल्लेख नहीं था। उसके बाद जो है स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों जो बनी थी, उसकी अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 क, भाग 4 में जोड़ा गया क के रूप में इन्हें शामिल किया गया है मूल कर्तव्य को। तो ये भी
समाप्त हुआ। ये जो दोस्तों मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य हो तथा नीति निर्देशक तत्व है, इसको हम एक एक चैप्टर, ये बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान है और राज्य एवं राज्य व्यवस्था का। तो इसको हम लोग टॉपिक को आगे हम लोग तीसरे चौथे जो चैप्टर में हम कवर करेंगे। इसको हम अच्छे से जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे मूल कर्तव्य क्या है। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीति निदेशक तत्व, तो जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। इसमें जो है इस चैप्टर में छोटा छोटा थोड़ा सा बेसिक बेस दिया है। जैसा कि हमने बताया है कि हमने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था अभी इसके पहले, और ये दूसरा चैप्टर, ये दोनों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बेस हैं। ये दोनों चैप्टर को आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो इसमें आपको बेस मिलेगा। भारतीय संविधान का एकदम बेसिक चीज़ें जो हैं आप जान जाएंगे। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से आपको समझ में आएंगी, तो आप लिंक कर पाएंगे सारी बातों को। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। और जाते समय लाइक ज़रूर करिएगा। आइए, कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, उसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है कि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिवीजन करा पाऊँ, यही मेरी कोशिश है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन जो कि जिसको विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत भी बनाया गया था। तो आइए इसको देखते हैं, त्रिस्तरीय शासन। तो शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें 73 एवं 74वें 74 संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया, जो कि विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। दोस्तों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में जैसे आप केंद्र में देखते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है, राज्य में मुख्यमंत्री उसके मंत्रियों का चुनाव होता है विधायक के रूप में, केंद्र में सांसद के रूप में। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में आप जो पंचायती राज हैं, ये जो व्यवस्था देख रहे हैं उसको त्रिस्तरीय शासन में विकेंद्रीकरण किया गया था इसका। तो उसी के बारे में चीज़ें थी। तो ये भी छोटा छोटा मोटा मोटा बात जो है थोड़ा सा बेस दिया जा रहा है। आगे इसको एक एक चैप्टर में जो है मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि चीज़ें असल में है क्या, कैसे आई और ये किस तरह से कार्य करती है। तो आगे चल के हम एक एक चैप्टर में क्लियर करेंगे। 25 वीडियो दोस्तों हमारे आएंगे जिसमें आपका पूरा संविधान और राज्य व्यवस्था कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब जो है 14वें जो है 2 टॉपिक बचा हुआ, इसको कवर कर लेते हैं जल्दी से। 14वां जो है आपात उपबंध है, जिसको हम अंग्रेजी में इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं। आपात उपबंध के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान में भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था है। भाग 18 में दोस्तों, संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों की व्यवस्था है। तो पहला आपात उपबंध जो है राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 352 है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। दूसरा जो आपात है वो राष्ट्रपति शासन है, जो कि अनुच्छेद 356 माना जाता है। फिर वित्तीय आपात, जिसको अनुच्छेद 360 के अंतर्गत रखा गया है। तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, तो ये मोटी मोटी बातें थी। नेक्स्ट 15वां टॉपिक, पंथ निरपेक्ष राज्य। तो आइए इसको देखते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसको हम लोग सेकुलर स्टेट कहते हैं। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, जो कि 1976 द्वारा
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द आया था है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा, जो पंथ निरपेक्ष दोस्तों है उसका अर्थ ये है, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य यह है सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाए जाने से है। सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाए जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभावकारी हो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाए जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभावकारी हो। बस इतनी सी बात है पंथ निरपेक्ष में। अब थोड़ा सा हम फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इससे छूटे हुए हों। तो दोस्तों 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता था। उसके उद्देश्य क्या थे? छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने हेतु चुना गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया। तो इसमें से दोस्तों ये जो मैंने अभी फैक्ट बताया है इसमें से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जिसको मैं आपको बता दिया। और अब जो है आखिरी आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आपने हमारे वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आपने जो है कितना ध्यान से मेरी बातों को सुना। तो आइए जो है क्वेश्चन को देखते हैं। 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तो पहला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जो हमारा उद्देश्य जो है प्रस्तावना मैंने पढ़ाया है कि प्रस्तावना में जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों हमने आंसर ही बता दिया यही हमारा पूछना था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया वो तो मैंने आपको बता दिया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और कब किया गया था ये आप हमको बताइएगा, किस सन में किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सर VN राव ने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप बताइएगा कमेंट में। और आखिरी क्वेश्चन तीसरा, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? अभी आखिरी मैंने फैक्ट में इसको कवर कराया है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, किस सन में तैयार हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 में, दूसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन 11 फरवरी 1948,
या चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। इसमें कोई बात अब बाकी नहीं रह गई। इस चैप्टर से आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरा मानना है। तो इस तरह से अब हम विदा लेंगे। और हमारे दोस्तों, हमारे वीडियो को खूब लाइक करिए, बिना लाइक करे मत जाइए। और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हमारे मेहनत का परिणाम आप हमको दे के जाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे मैं आपके सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री तो मैं डाल ही रहा हूँ साथ साथ में, बायोलॉजी साइंस पूरा मैं करूँगा, फिर पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद फिर मैं आईएएस और पीसीएस को, जो मेंस के जो सब्जेक्ट हैं, जो मेंस में पेपर होते हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। ये पांचों सब्जेक्ट